हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम यहाँ MPTET, CTET, UPTET और इसके अलावा KVS में भी जो पर्यावरण अध्ययन पूछा जाता है उसमें आजकल इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाने लगे हैं जो कि करंट अफेयर होता है और पर्यावरण से संबंधित कोई भी सबमिट हुई हो या फिर कोई भी कहीं भी किसी भी प्रकार से वार्ता हुई हो, कोई नई घोषणा हुई हो या फिर आप लोग देखते ही हैं बैठकें होती हैं तो उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर किसी मंत्रालय ने कोई नई योजना चालू की हो और वो पारिस्थितिकी या फिर पर्यावरण से संबंधित हो तो ऐसे प्रश्न तुरंत पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो वन्य संरक्षण से हो या फिर किसी पशु पक्षी से संबंधित हो। तो उसी प्रकार की ये एक श्रृंखला है और इसमें ये कहें कि फैक्ट दिए हुए हैं और प्रश्नोत्तर सीरीज नहीं है, एक प्रकार से फैक्ट है। तो आप लोगों को नोट करते जाना है और ये जनवरी से और मई महीने तक के करंट अफेयर हैं पर्यावरण के, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य सूची में 23 लघु वन उपज को शामिल किया गया। मतलब कि जो भी वनों में चीज़ें उत्पन्न होती हैं तो उनमें 23 चीज़ें और ऐसी थी जिनको इस सूची में शामिल किया गया है। तो ये कब हुआ? 29 मई 2020 को जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने घोषणा की कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के 23 अतिरिक्त लघु वन उपज को सूची में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार की एक घोषणा की गई जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा। और इसमें आपको प्रमुख जो है याद करना है क्या है, तो भारतीय वन अधिनियम जो है, भारतीय वन अधिनियम 1927 वन उपज को परिभाषित करता है। तो एक पॉइंट आपको यहाँ पर ये देखने को मिला कि भारतीय वन अधिनियम जो है ये क्या करता है, 1927 वाला ये वन उपज को परिभाषित करता है। और इसके अलावा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को 2007 में ही परिभाषित किया गया था। तो चूंकि ये 1927 का बहुत पुराना है लेकिन अभी 2007 में ये लागू किया गया था। अगला पॉइंट यही होगा, वन अधिकार अधिनियम को 2007 में लागू किया गया था। तो आपको एक ये चीज़ भी याद रखना है कि वन अधिकार अधिनियम जो है ये 2007 में लागू हुआ था और ये वाला जो वन अधिकार अधिनियम है ये 1927 वाला है, ये वन की उपज को परिभाषित करता है। और यह अधिनियम आजीविका, खेती, प्रबंधन और पुनर्जीवित करने का अधिकार देता है। आगे चलते हैं अगले फैक्ट पर। तो भारत सरकार ने जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में 5 पहले लॉन्च की। तो अभी आपको पता होगा लेटेस्ट ही कुछ दिनों पहले ही जैव विविधता जो दिवस था वो मनाया गया था। और कब आया था वो दिवस, तो ये 22 तारीख को आया था जैव विविधता दिवस। 22 मई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस मनाने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है उसने जैव विविधता के संरक्षण पर 5 पहलें शुरू की। तो वो 5 पहलें कौन कौन सी थी? और इस बार का जो जैव विविधता दिवस था वो इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कुछ निर्णय लिए गए थे या फिर ये पहल की गई थी। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो जैव विविधता दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो 22 तारीख को मनाया जाता है, जो कि लेटेस्ट अभी निकला है 22 मई को। तो पहला पॉइंट है जैव विविधता संरक्षण इंटर्नशिप कार्यक्रम को लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य 1 वर्ष की अवधि के लिए स्नातकोत्तर कार्यक्रम में 20 छात्रों को शामिल करना है। और यह कार्यक्रम रचनात्मक छात्रों को संलग्न करेगा जो कि जैव विविधता संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन के बारे में जानने के इच्छुक होंगे। तो ये कहा है कि एक अवधि के लिए स्नातकोत्तर कार्यक्रम में 20 छात्रों को शामिल करेगा ये, और इसके अंतर्गत रचनात्मक छात्रों को ही संलग्न किया जाएगा और जो कि प्रकृति के संरक्षण में और जैव विविधता आदि के बारे में जानने के इच्छुक हैं ऐसे। आगे क्या कहा था, दूसरी पहल क्या थी, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने लुप्त प्रायः प्रजातियों की अवैध तस्करी के अभियान लॉन्च किया। मतलब कि जो अवैध तस्करी होती है तो उसको रोकने के लिए एक प्रकार से ये अभियान चलाया जाएगा, ये पहल की। तीसरा क्या था, वर्ल्ड वाइल्ड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का अभियान नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट लॉन्च किया गया था। तो ये एक और चीज़ थी इसकी जो प्रमुख थी। तो इसमें क्या लॉन्च किया गया था, क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का एक अभियान था, उसके तहत नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट लॉन्च किया गया था। चौथे नंबर का जो था, एक बार वेबिनार श्रृंखला शुरू की गई थी और यह श्रृंखला जैव विविधता संरक्षण और जैविक विविधता अधिनियम 2002 पर थी।
तो ये एक श्रृंखला शुरू हुई थी और पार्टियों का विश्व वन्यजीव कोष मॉडल सम्मेलन लॉन्च किया गया था और इसमें युवा पीढ़ी भी शामिल है। इस प्रकार से और थोड़ी सी जानकारी दी हुई है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है और इस बार इस दिन को हमारे समाधान प्रकृति में हैं, तो इस थीम के तहत मनाया गया था। तो इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस था उसकी थीम क्या थी? हमारे समाधान प्रकृति में हैं। और वर्ष 2002 में जैव विविधता के लिए सुपर ईयर कहा गया है। ये भी आपको याद रखना कि जो अभी ये वर्ष अपना चल रहा है इसके लिए क्या कहा गया है, तो जैव विविधता के लिए ये सुपर ईयर भी कहा गया है। एक मैंने यहाँ पर एक पॉइंट इंक्लूड किया है जहाँ पर लिखा है ASE, जो कि ASE है, ये भी अपन कर सकते हैं इसको ESAESAAD वाला A है, ESA ऐसा भी अपन लिख सकते हैं इसको ESA ये है। तो ESA क्या है ये भी आप लोग जान लें थोड़ा सा। जब किसी क्षेत्र को ESA घोषित किया जाता है तो इसका मतलब है कि वहाँ खनन, थर्मल प्लांट, उत्खनन, निर्माण और औद्योगिकी स्थापना पर प्रतिबंध लगाए गए हैं और ये अधिकतर वन्य संरक्षण क्षेत्रों में लगाया जाता है ESA। तो आप लोग ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया जो इसका फुल फॉर्म होता है ये। आगे चलते हैं अपने अगले फैक्ट पर जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके वन्य संरक्षण वाले जो पोर्शन है उससे आ सकता है। सुंदरवन में रॉयल टाइगर्स की संख्या बढ़कर 96 हुई। आप लोगों ने पढ़ा होगा जो सुंदरवन नाम का टाइगर रिजर्व है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वहाँ पर क्या हुआ है, जो टाइगर्स हैं उनकी संख्या पहले 88 थी, तो ये 88 से बढ़कर कितनी हुई है? 96 हुई है। सुंदरवन डेल्टा जो कि भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है और विश्व में बाघों का एकमात्र मैंग्रोव वन निवास है, ये भी आपको याद रखना है। और पश्चिम बंगाल वन विभाग के नवीनतम अनुमान के अनुसार बाघों की जो संख्या 2019 और 20 में 88 से बढ़कर कितनी हुई है? 96 हुई है। और सुंदरवन एक विश्व धरोहर स्थल में भी आता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा 2017 और 18 में सुंदरवन में रॉयल टाइगर्स की कुल संख्या जो थी वो 87 थी और 2018-19 में गणना में यह जो कि 2019 की जो वहाँ पर गणना हुई थी 88 हो गई थी और अब जो गणना हुई है 19 और 20 की इसमें 96 तक पहुँचने के साथ एक बड़ी छलांग लगाई है। और वन विभाग के वीडियो फुटेज के अनुसार बाघ स्वस्थ हैं और 4200 वर्ग किलोमीटर में कैमरे लगाए गए हैं और इसमें भी 3700 वर्ग किलोमीटर को बाघ क्षेत्र कहा जाता है। तो ये भी अभी नया है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा एक और चीज़ आप देख लें, जो IUCN एक संस्था है, तो IUCN के तहत रॉयल बंगाल टाइगर्स को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो वो कौन सी ऐसी संस्था है जिसके तहत रॉयल जो बंगाल टाइगर है उसको लुप्त प्राय प्रजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो ये IUCN ने किया है। चलते हैं अपने अगले फैक्ट पर जो कि 5वें नंबर का करंट अफेयर है। भारत ने पीटरबर्ग जलवायु वार्ता में हिस्सा लिया। तो ये एक जलवायु वार्ता हुई थी जो कि 28 अप्रैल 2020 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो कि प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए पीटरबर्ग क्लाइमेट डायलॉग के 11वें सत्र में भाग लिया। और इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? तो इस संवाद की जो मेज़बानी है ये जर्मनी ने की थी और इसकी सह अध्यक्षता यूनाइटेड किंगडम ने की थी, यूके ने की थी, यूनाइटेड किंगडम ने की थी। और इस संवाद में 30 से अधिक लोगों ने भाग लिया था। और इस दौरान जो कोविड-19 कोरोना वायरस है इससे निपटने, जीवन बचाने और बीमारी के सामाजिक और आर्थिक परिणामों को दूर करने के उपायों के बारे में चर्चा की गई थी। और इसमें पेरिस समझौते के कार्यान्वयन और इसके अलावा चरण में आगे बढ़ने की भी तैयारी के बारे में चर्चाएं की गई थी। तो कहाँ पर ये सब चर्चाएं हुई थी? जो पीटरबर्ग में जलवायु वार्ता हुई थी वहाँ पर, क्योंकि इस बार ये जर्मनी में आयोजित हुआ था।
आगे चलते हैं। नासा ने एक रिपोर्ट दी है, जो कि अमेरिकन एजेंसी है नासा, उसने क्या कहा है, भारत में जलवायु प्रदूषण 20 साल के सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंचा है। और अभी आपको पता ही है कि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन है, और लॉकडाउन की वजह से बड़े बड़े महानगरों में प्रदूषण बहुत ज़्यादा कम हुआ है। तो यह प्रदूषण लगभग 20 साल के सबसे निचले स्तर पर आ पहुंचा है, और बहुत ज़्यादा स्वच्छ हैं शहर। तो ये किसने कहा है, नासा ने कहा है। और 22 अप्रैल 2020 को ये नासा ने घोषणा की है, या फिर बताया है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि नासा है ये, तो इसने घोषणा की कि भारत में वायु प्रदूषण 20 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। कौन सी संस्था है, नासा। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। और आप लोगों को पता ही होगा, चंबल का जो एरिया है ये विभिन्नताओं से भरा हुआ है। आप लोगों ने बीहड़ का जब नाम सुनते हैं तो चंबल का नाम याद आता है, और वहाँ पर घड़ियाल प्रोजेक्ट है, और डॉल्फिन तक वहाँ पर चंबल में देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार की वो चंबल नदी है। तो इसे क्या कहा गया है, इको सेंसिटिव जोन जो है वो घोषित किया गया है इस अभयारण्य को। और ये 2 मार्च 2020 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। क्या किया है, इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। और इस अभयारण्य को गंगा डॉल्फिन और गंभीर रूप से लुप्त प्राय घड़ियाल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या पाए जाते हैं, डॉल्फिन भी पाई जाती है, और गंभीर रूप से जो लुप्त प्राय हैं वो भी घड़ियाल वहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ इसके मुख्य बिंदु क्या हैं, तो यह अभयारण्य प्राकृतिक रूप से रहने वाले घड़ियालों का आवास है। और 75% घड़ियाल इस अभयारण्य में रहते हैं। और इस अभयारण्य में प्रवासी पक्षियों की 180 तक प्रजातियां पाई जाती है। इको सेंसिटिव जोन घोषित होने के कारण रिसोर्ट्स, होटल या अन्य आवासीय औद्योगिक गतिविधियों के निर्माण पर रोक होती है। तो आगे चलते हैं अगले पर, चूँकि यहाँ पर थोड़ा सा और दिया हुआ है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के बारे में। यह अभयारण्य विंध्य श्रेणी से शुरू होता है, चंबल नदी के साथ साथ यह यमुना नदी में समाप्त होता है, और यह राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। अगला फैक्ट है अपना 3 मार्च का। तो 3 मार्च को एक विश्व वन्य दिवस मनाया गया था, जो कि पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और विश्व वन्य दिवस प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। और 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मार्च को विश्व वन्य दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया था। और इस दिवस को जंगली जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और इस दिन 1973 में वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को अंगीकृत किया गया था। और इसके अलावा विश्व वन्य दिवस 2020 की जो थीम थी, ये भी आप लोगों को याद रखना है कि पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखना। तो 2020 की जो थीम थी, आपको हर जो भी डे आता है पर्यावरण से संबंधित, तो पेपर यदि थोड़ा सा और हार्ड होता है तो ये भी पूछ लिया करते हैं कि उसकी थीम क्या थी। तो उसकी थीम थी विश्व वन्य जीव दिवस 2020 की जो थीम थी, पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखना। इतना ही अपन कह सकते हैं, है नहीं है, इतना ही है, पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखना। आगे चलते हैं। अगला फैक्ट है 9वां, भारत में शुरू हुआ 13वां संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी और प्रजाति संरक्षण सम्मेलन। मतलब कि जो भी प्रवासी पक्षी आते हैं तो उनके संरक्षण के लिए ये हुआ था, जो कि 20 फरवरी 2020 को एशियाई हाथी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि गोंडावंड पक्षी है, और बंगाल क्लोरिन को CMS-CoP 13 के लुप्त प्राय प्रवासी प्रजाति के रूप में घोषित किया गया था। और इस प्रस्ताव को 130 देशों द्वारा स्वीकारित भी किया गया है। ये कब हुआ था, 20 फरवरी 2020 को। आगे चलते हैं। भारत में किया जाएगा 13वें संयुक्त राष्ट्र प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन का आयोजन। तो ये भी उसी से संबंधित है, जो कि 17 फरवरी 2020 से और 22 फरवरी 2020 तक 13वें संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और इस सम्मेलन का जो संक्षेप नाम है CMS-CoP 13 नाम से इसका संयुक्त, मतलब ये कहें कि संक्षिप्त नाम है।
आगे चलते हैं अगले फैक्ट पर, जो कि विश्व आर्द्र दिवस है। 2 फरवरी को ये मनाया गया था। और इसमें हुआ क्या था तो ये भी आप लोग समझ लें। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया था और इसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने में आर्द्र भूमि जैसे दलदल तथा मैंग्रोव के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना था। चलते हैं आगे। 12वां फैक्ट है अपना, जो कि ग्रीन पीस इंडिया ने जारी की भारत के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची। तो भारत के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों की सूची जारी की है ग्रीन पीस इंडिया ने। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से शहरों की लिस्ट है। लिस्ट में शहर दिए हुए हैं। ग्रीन पीस इंडिया नामक एनजीओ द्वारा, एक एनजीओ है, तो रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का झरिया शहर भारत का सबसे प्रदूषित शहर है और इस सूची में दूसरे स्थान पर झारखंड का धनबाद शहर है। और इस रिपोर्ट के अनुसार देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 6 उत्तर प्रदेश के हैं और मिजोरम का लुंगलेई शहर जो है सबसे कम प्रदूषित शहर है। और इसके लिए ग्रीन पीस इंडिया ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का डाटा इस्तेमाल इसमें किया है। तो अपन ये 10 की लिस्ट देख लेते हैं कौन कौन से। एक तो झारखंड का झरिया है, दूसरा झारखंड का ही धनबाद है, इसके अलावा नोएडा है उत्तर प्रदेश का, गाजियाबाद है, अहमदाबाद गुजरात का है, बरेली है उत्तर प्रदेश का, और इलाहाबाद, मुरादाबाद, फिरोजाबाद और इसके अलावा दिल्ली जो है। क्रमशः ये 10 नाम दिए हुए हैं। आगे चलते हैं। 13वां फैक्ट दिया हुआ है, जो कि भारत सरकार ईंधन संरक्षण के लिए लॉन्च करेगी सक्षम अभियान। तो एक ये अभियान है जो कि लॉन्च होगा सक्षम नाम से। तो ये कब होगा आगे बताया गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PRCA तेल में, जो कि देश में तेल व गैस के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम नाम का अभियान जो है, इसकी शुरुआत 16 जनवरी से करेगा। तो 16 जनवरी से इसकी स्टार्टिंग हुई है और इसका मुख्य उद्देश्य था ईंधन संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना। तो आपको याद रखना है, एक सक्षम नाम से एक कार्यक्रम लॉन्च होगा और इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा। तो भारत सरकार ये लॉन्च करेगी और ईंधन संरक्षण के लिए कार्य करेगा, या फिर यह है कि जागरूकता फैलाना भी इसका कार्य रहेगा। और सक्षम अभियान की शुरुआत पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, जो कि PCRA है, उसके द्वारा स्टार्ट किया जाएगा। और इसका उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से पेट्रोलियम उत्पादों के समुचित उपयोग के लिए जागरूक करना है। और आज के इस वीडियो का अंतिम फैक्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। मई 2020 में की जाएगी एशियाई शेरों की गणना। तो इसका एक आंकड़ा भी आ चुका है, चूँकि अभी मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ और तो ये आंकड़ा शायद चल रहा है। और ये जो आपका फैक्ट है ये थोड़ा सा पुराना है, जनवरी महीने का है, लेकिन हाँ ये आपको जानना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय वन्य संस्थान द्वारा मई 2020 में एशियाई शेरों की जनगणना की जाएगी और इस जनगणना के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा लगभग 10,000 कैमरों का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा इसके मुख्य बिंदु क्या हैं, तो 2015 की जनगणना के अनुसार गुजरात में 523 एशियाई शेर पाए गए थे और उम्मीद जताई जा रही है कि अब इन एशियाई शेरों की जनसंख्या 1000 से भी ज़्यादा हो गई है। तो 1000 से भी ज़्यादा इनकी संख्या हो गई है और इस जनगणना के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की जो तकनीक का उपयोग किया जाएगा, किसकी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की तकनीक का उपयोग किया जाएगा। और इसके लिए जनगणना क्षेत्र को 3 किलोमीटर ग्रिड में बांटा जाएगा। तो 3 किलोमीटर ग्रिड में बांटा जाएगा और जनगणना अधिकार शेरों के बाल और इसके अलावा शेरों के, यहाँ पर शेरों होना था, शेरों के बाल, नाखून, दांत इत्यादि के साक्ष्य एकत्रित करेंगे और इनके आधार पर ही बाघों की गणना की जाएगी। तो आज आप लोगों ने इन फैक्ट को समझा और ये पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग ध्यान से इनको नोट कर लें, क्योंकि इस प्रकार से ही अब जो वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें पूछा जाएगा। तो मिलते हैं आगे अन्य वीडियोस में और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने मित्रों को भी शेयर करें जिससे उनके पास भी वीडियोस पहुंच जाएं।